नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बजट से संबंधित। इससे पहले हमने बजट पे 2 वीडियो बना चुके हैं, जिस पे हमने वीडियो के जो बजट का जो इतिहास है और बजट का जो क्लासिफिकेशन पे बात कर चुके हैं। आज हम बजट के जो क्लासिफिकेशन से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो हमारे परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी प्रश्नों के माध्यम से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है राजस्व प्राप्तियों पर, रेवेन्यू रिसिप्ट पर। तो पहला कथन कह रहा है कि जो राजस्व प्राप्तियों से सरकार की न तो कोई देनदारी बढ़ती है और न ही कोई संपत्ति एसेट कम होती है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि जो कर है, टैक्स है, जो गैर कर है, नॉन टैक्स है, वो दोनों के दोनों राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है, कह रहा है। अगला जो कथन नंबर तीसरा कह रहा है, ये जनता से लिया गया उधार, बोरोइंग, ये राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है, कह रहा है। पहले इन प्रश्नों को खुद से हल करने की कोशिश करना है। वैसे तो मैं इन जो ये हमारे पास जो एक कथन है उनकी व्याख्या तो मैं करने वाला हूं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कथन 1 की। जो राजस्व प्राप्तियों से सरकार की न तो कोई देनदारी बढ़ती है और न ही कोई संपत्ति का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। राजस्व प्राप्तियों में जो भी सरकार की आमदनी होती है वो डेली मर्रे, जो कि दिन प्रतिदिन काम के लिए किए जाने वाले खर्चे और प्राप्तियों में जो भी होता है वो राजस्व बजट के अंदर आता है। जबकि जो टैक्स है, जो कर है, और जो ये नॉन टैक्स है, ये दोनों के दोनों राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा है पहले कि जितने भी टैक्स हैं और जितने भी गैर टैक्स हैं, ये सभी की सभी प्राप्तियां किसके अंदर आते हैं? राजस्व प्राप्तियों के अंदर आते हैं। तो पहला कथन भी ठीक, दूसरा कथन भी ठीक। जबकि जो तीसरा कह रहा है, जनता से लिया गया उधार, उधार कहीं से भी ले सरकार, उधार कहीं से भी ले सरकार, वो किसके अंतर्गत आता है? पूंजी प्राप्तियों के अंदर आता है, न कि राजस्व प्राप्ति के अंदर। तो तीसरा कथन गलत हो गया और पहला और दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधित, जो कैपिटल रिसिप्ट से संबंधित। तो पहला कथन कह रहा है कि वे प्राप्तियां जो सरकार की देनदारी बढ़ाती हैं या संपत्ति कम करती है, पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है, एक। दूसरा कथन कह रहा है कि ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया, वो पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है। जबकि जो तीसरा कथन कह रहा है, जो विनिवेश है, डिसइन्वेस्टमेंट है, से जो प्राप्त पैसा है वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। याद रखना है। तो एक बार अपने आप तो देखना है। वैसे मैं इन कथनों का पोस्टमार्टम तो करने वाला। तो सबसे पहला कथन कह रहा है कि वे प्राप्तियां जो सरकार की देनदारी बढ़ाती हैं या संपत्ति कम करती है या बढ़ाती है, वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। बात सही है। देनदारी का मतलब हो गया, सरकार जब भी किसी से उधार लेगी ना, तो देनदारी बढ़ेगी, और देनदारी जहां भी बढ़ेगी वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, पूंजी प्राप्तियां पूंजी बजट के अंदर आती है। जबकि ऋणों की जो वसूली है, याद रखना है, ऋणों की वसूली, मान लिया जाए हमारा देश किसी दूसरे देश को पैसा देती है, तो उससे प्राप्त जो पैसा है, याद रखना है, इंटरेस्ट का जो ऋण है, जो ऋणों पर जो ब्याज लिया जाता है वो नहीं, जो पूरा ऋण है, जो मूल धन है, उसकी प्राप्ति भी किसके अंदर आता है? वो भी पूंजी प्राप्तियों के अंदर आता है। और सरकार द्वारा जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो विनिवेश किया जाता है, उससे प्राप्त पैसा भी किसके अंदर आता है? पूंजी प्राप्तियों के अंदर आता है। तो ये तीनों के तीनों कथन एकदम सही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राजस्व व्यय से संबंधित, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से संबंधित। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पहला कथन कह रहा है, यह कह रहा है कि जो यह खर्च है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार की सामान्य कार्य प्रणाली और सेवाओं के लिए होती है, जो ये खर्च है। दूसरा कथन कह रहा है कि ऋण बाजार की भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, राजस्व व्यय का एक हिस्सा है। अगला, जो सब्सिडी दिया जाता है, जो सब्सिडी दिया जाता है वो खर्च भी, वो पूंजीगत व्यय के अंतर आता। ठीक, अपने आप में देखना है एक बार। अब मैं बात कर लेता हूं। पहली बात, कथन, पहला कथन, जो ये खर्च है, जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये सरकार की प्रतिदिन कार्य सेवाओं के लिए खर्च या प्रतिदिन जो काम चलाओ के लिए जो खर्चा होता है, वो खर्चा सारा का सारा राजस्व बजट के अंतर्गत होता है। जबकि ऋण पर ब्याज का भुगतान, मान लिया देश हमारा किसी दूसरे देश से जो ऋण लेती है, उस पे जो ब्याज होता है, ब्याज देना होता है,
उस ब्याज का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ऋण पर ब्याज देना, उसका भुगतान भी किससे होता है, याद रखना है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होता है, याद रखना है, ये रहा। और जो सब्सिडी होता है, सब्सिडी के ऊपर जितना भी भारत सरकार किसी भी क्षेत्र में जो सब्सिडी देती है, उसका सारा का सारा खर्चा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाता है, तो याद रखना है। तो ये तीनों के तीनों, ये सॉरी, जो सब्सिडी है वो कह रहा है पूंजीगत व्यय के अंदर आता है, तो पूंजी व्यय के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। तो ये तीसरा कथन गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1, याद रखना है पूंजीगत व्यय से संबंधित, कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित पहला ये जो प्रश्न है चौथा। तो पहला कथन कह रहा है कि इससे सरकार की संपत्ति एसेट का निर्माण होता है या देनदारी कम होती है, जबकि जो दूसरा कथन कह रहा है नए स्कूल, अस्पताल और फ्लाईओवर बनाना पूंजीगत व्यय कहलाता है, कह रहा है। अगला है जो इसका, राज्य सरकारों को दिया गया ऋण, लोन्स पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है, कह रहा है, याद रखना। तो अपने आप से देखना है इन प्रश्नों को और करने की कोशिश करना है। वैसे मैं इन जो ये स्टेटमेंट है, कथन है, इनकी पोस्टमार्टम तो करने ही वाला हूं। तो पहला कथन कह रहा है कि इससे सरकार के संपत्ति एसेट का निर्माण होता है और देनदारी कम होती है, बिल्कुल सही। सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय से जो भी खर्चा होता है उससे एसेट का निर्माण होता है। एसेट का मतलब हो गया कि रेलवे ब्रिज बनाना, पुलों का निर्माण करना, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण करना, कॉलेजों का निर्माण करना, इस तरह का जो खर्चा है वो कहां से होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, पूंजीगत व्यय से। और ये इससे संपत्तियों का निर्माण होता है और इसी खर्चे से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से देनदारी कम होती है, याद रखना है। जो देनदारी कम होती है वो पूंजीगत व्यय के अंदर ही आती है। अगला है जो राजस्व सरकारों को दिया गया लोन्स है, ये भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आता है। भारत सरकार यदि किसी राज्य को पैसा ऋण में देती है तो वो खर्चा कहां से होगा, पूंजीगत व्यय से होगा, याद रखना है, पूंजीगत व्यय से होगा। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो कि प्रभावी राजस्व घाटा से संबंधित, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से। तो पहला कथन कह रहा है कि यह राजस्व घाटा और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान का एक अंतर है। दूसरा कथन कह रही है कि जो इसकी अवधारणा, प्रभावी राजस्व घाटा का जो अवधारणा है वो 2011-12 के बजट में पहली बार प्रस्तुत की गई। जबकि तीसरा कथन कह रहा है यह सरकार की शुद्ध उपभोग, कंजम्पशन हानि को दर्शाता है, कंजम्पशन हानि को दर्शाता है। इन प्रश्नों को, इन कथनों को अपने आप से करना है, वैसे मैं कथनों का पोस्टमार्टम तो कर ही रहा हूं। तो पहला कथन कह रहा है कि यह राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान का एक अंतर है। तो सबसे पहले राजस्व घाटे को समझना है, एकदम जल्दी से राजस्व घाटे को समझना है। हमारे पास जो राजस्व बजट था ना, राजस्व बजट था, उसमें दो चीजें थी, एक राजस्व प्राप्तियां, एक राजस्व व्यय। अब मान लिया जाए राजस्व प्राप्तियां, हमारे पास राजस्व प्राप्तियां कम है और राजस्व खर्चा ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्व प्राप्तियों में मान लिया जाए 12 रुपए आया और जबकि राजस्व जो खर्चा है हमारा वो 15 रुपए है। राजस्व खर्चा 15 रुपए और जबकि राजस्व प्राप्तियां 12 रुपए है। तो खर्चा ज्यादा और कमाई कम, तो हानि कितने का हुआ, 3 रुपए का। ये 3 रुपये ही क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। अब इस राजस्व घाटे में जो पूंजीगत संपत्ति के लिए जो भारत सरकार राज्यों को जो अनुदान देती है उसका खर्चा यदि माइनस किया जाए, अनुदान का जो खर्चा है उसको राजस्व घाटे से माइनस किया जाए, तो उसके बाद जो प्राप्त होगा तुम्हें वही क्या कहलाता है, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाती है। कब, राजस्व घाटे में से यदि जो राज्य सरकारों को दिया गया जो अनुदान है उसको उसमें से माइनस किया जाए तो हमें प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो पहला कथन एकदम सही, बिल्कुल सही। और इसकी जो अवधारणा है वो 2011-12 के बजट में ही लाया गया था और ये सरकार की शुद्ध उपभोग हानि को दर्शाती है। बात सही है भाई।
और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्राप्तियां, ये सरकार की डेली मर्रा की, उनसे पेंशन देना, सरकारी जो भी हमारे पास सरकार में जो भी कर्मचारी उनसे पेंशन देना, जो सरकार की डेली मर्रे के काम खर्चे से संबंधित है, ये राजस्व घाटा है, राजस्व प्राप्तियां है। तो वही कह रहे हैं ये कि यह सरकार की शुद्ध उपभोग है। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जो कि प्राथमिक घाटे, प्राइमरी डेफिसिट से संबंधित। पहला कथन कह रही है कि जो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होती है। दूसरा कथन कह रही है कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो इसका अर्थ है कि सरकार को केवल पुराने ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। अपने आप से करना है एक बार, वैसे मैं इन कथनों का तो पोस्टमार्टम कर ही रहा हूं। तो पहला कथन जो है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर जो भी तुम्हें आंकड़ा प्राप्त होगा वही प्राथमिक घाटा कहलाती है। तो सबसे पहले राजकोषीय घाटे को समझना है, फिस्कल डेफिसिट को समझना है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है क्या भाई यार, जो राजकोषीय है, सबसे पहले तो जो भारत सरकार है या कोई भी सरकार है, वो पहले तो पैसा जो भी रुपए कमाती है और उसका खर्चा, मान लिया जाए कि यार जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मान लिया सरकार, केंद्र सरकार ने मान लिया जाए 100 रुपये इसका क्या है, कमाई है। कमाने का जो जरिया है, कमाई है, वो कितना है, राज्य सरकार की 100 रुपये। जबकि इसका जो खर्चा है, याद रख रहे हैं, जो इसका खर्चा है वो 120 रुपये है। कमाई है कम जबकि खर्चा है ज्यादा। कुल कमाई याद रखना, भारत सरकार की कुल कमाई से संबंधित कुल कमाई है 100 रुपये जबकि कुल खर्चा है 120 रुपये। कमाई कम खर्चा ज्यादा, तो यही कमाई और खर्चे के बीच का जो ये अंतर है 20 रुपये, यही 20 रुपये ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। याद रखना है, राजकोषीय घाटा मतलब हो गया कि कमाई और खर्चे के बीच का जो अंतर है, कुल कमाई और कुल खर्चे के बीच का जो अंतर है, यही कहलाता है हमारा राजकोषीय घाटा। जब इसी राजकोषीय घाटे की तुलना हम भारत की जीडीपी से करते हैं, याद रखना है इसको, जब इस कुल खर्चे, ये जो हमारे पास जो घाटा है कि जो कितना घाटा है, ये जो घाटे की तुलना जब हम जीडीपी से करते हैं तो इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। याद रखना, तो यही है फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट को, ये जब राजकोषीय घाटे को ब्याज भुगतान से घटाने पर, तो भारत सरकार जब अपने ब्याज भुगतानों को किससे, राजकोषीय में से घटाएगी, तो वही कहलाता है प्राथमिक डेफिसिट। याद रखना है, तो प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज भुगतान, जो पुराने ऋणों का जो ब्याज भुगतान है, उसको घटाने से जो भी आंकड़ा प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की प्राथमिक घाटा। दूसरा कथन है, तो ये कथन बिल्कुल सही। दूसरा कथन कह रही है कि यार यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो इसका अर्थ है कि सरकार को केवल पुराने ऋणों को ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना पड़ता है। बात सही है, जबकि प्राथमिक घाटा शून्य होने का मतलब क्या है कि तुम्हारी कमाई और खर्चा बराबर है। भाई कमाई भी 100 रुपये है और खर्चा भी 100 रुपये है, तो राजकोषीय घाटा कितना हो गया, शून्य हो गया। और शून्य में से ब्याज भुगतान के लिए जो रुपए घटाएंगे वो हम लोन चुकाने के लिए जो रुपए उधार लेंगे वही घटाएंगे। तो यही कह रहा है कि ब्याज चुकाने के लिए जो उधार लेनी पड़ती है तो ये होगी। तो ये एकदम सही, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन भी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो ऑप्शन नंबर 3, दोनों कथन बिल्कुल सही। तो याद रखना, राजकोषीय घाटा क्या है कि कुल कमाई में से यदि कुल खर्चा घटा जाए तो राजकोषीय घाटा, और जब जीडीपी के साथ हम इसकी तुलना करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो पहला कथन है, जो आयकर है, इनकम टैक्स है, एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि इसकी बोझ या इसका जो बोझ है किसी और पर टाला नहीं जा सकता। जबकि दूसरा कथन है, जो जीएसटी है, एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे ग्राहक अंततः चुकाता है।
याद रखना। तीसरा कथन कह रहा है कि जो प्रत्यक्ष करों की जो प्रतिगामी है, जो रिग्रेसिव माना जाता है, कह रहा है क्योंकि ये गरीबों पर अधिक बोझ डालता है। याद रखना है, अपने आप से एक बार हल करने की कोशिश तो करना ही है। तो कथन, सबसे पहला कथन है कि जो आयकर है वो एक प्रत्यक्ष कर है और इसका बोझ किसी पर टाला नहीं जा सकता। बात बिल्कुल है। आयकर कर अपने किसी भी व्यक्ति के आय पर लिया जाने वाला कर है और जहां से लिया जाता है उसी पर प्रभाव पड़ता है। यदि कर जहां से उत्पन्न हो रहा है और उसी पर प्रभाव पड़ रहा है तो इस तरह के कर को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और ये डायरेक्ट जो इनकम कर है, जो आयकर है, ये एक प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, क्योंकि जिसकी आय पर लगता है, जिसकी आय होती है उसी पर लगता है, तो प्रभाव भी और उत्पन्न भी उसी व्यक्ति पर होता है। तो एक आयकर, ये एक प्रत्यक्ष कर है। तो ये बिल्कुल सही है, किसी और पर तो टाला ही नहीं जा सकता। और आयकर को माना जाता है एक प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में। याद रखना है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में माना जाता है। जबकि जो दूसरा कथन कह रहा है कि जो जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे ग्राहक अंततः चुकाता है। बात सही है। जो जीएसटी है वो गंतव्य आधारित कर है। कहने का मतलब सामान कहीं बन रहा है तो उसका टैक्स वहां पे देना है, जो व्यापार जहां पे बेच रहा है उसको भी देना है और अंततः ग्राहक द्वारा भी दिया जाता है। तो याद रखना है, तो जीएसटी है वो गंतव्य आधारित एक कर है और ये किस प्रकार का कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही। अगला है जो प्रत्यक्ष कर है, ये जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो एक प्रतिगामी होते हैं, कह रहा है एक रिग्रेसिव प्रकार का माना जाता है, कह रहा है। मैंने कहा ना, जो इनकम था, जो ये आयकर था वो एक प्रोग्रेसिव था, जबकि जो ये प्रत्यक्ष कर होते हैं, जबकि जो इनकम था एक प्रत्यक्ष था। तो जितने भी प्रत्यक्ष कर होते हैं, याद रखना है, जितने भी प्रत्यक्ष कर होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। याद रखना है, प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। जबकि कहा जाता है जो ये अप्रत्यक्ष कर है ये एक रिग्रेसिव प्रतिगामी प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जो अप्रत्यक्ष कर है, चाहे वह एक अमीर व्यक्ति हो या चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, समान रूप से उसके समान उस सामान पर समान रूप से कर लिया जाता है। मान लिया जाए एक अमूल दूध का पैकेट है, अगर वो अमूल दूध का पैकेट अंबानी भी खरीदता है तो उस पर वो उतना ही टैक्स देगा जितना कि एक गरीब व्यक्ति उस अमूल के पैकेट को खरीदता है। तो बराबर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो समान रूप से कर देना होता है। तो इस तरह के कर को बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर का है, क्योंकि गरीब अमीर उसी वस्तु पर समान कर दे रहे। जबकि जो इनकम टैक्स है या जो प्रत्यक्ष कर है ये एक प्रोग्रेसिव नेचर के माने जाते हैं, क्योंकि जिसका इनकम ज्यादा होगा उस पर कर ज्यादा लगेगा और जिसका इनकम कम होगा उस पर उतना ही कम लेगा। तो याद रखना है, तो तीनों के तीनों एक कथन एकदम बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो गया डी और ये कथन सभी सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो कि गैर कर राजस्व से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से संबंधित है। तो पहला कथन है इसका, सरकार की कंपनियों जैसे पीएसयू से मिलने वाला जो भी लाभांश है, डिविडेंड है, ये गैर कर राजस्व का हिस्सा है, कह रहा है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है फीस और जुर्माने इससे होने वाली कमाई भी राजस्व का हिस्सा है, कह रहा है। विदेशी सरकारों से प्राप्त नगद अनुदान, ग्रांट्स, याद रखना अनुदान है, ये भी गैर कर राजस्व में शामिल होते हैं, कह रहा है। इन प्रश्नों को खुद से देखना एक बार, वैसे तो मैं इन कथनों को पोस्टमार्टम तो कर ही रहा हूं। तो पहला कथन है कि सरकार की कंपनियां जैसे ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, रेलवे हो गया, एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये कंपनियां जो भी लाभ कमाएंगे ये सारे के सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में यानी कि राजस्व बजट में शामिल होते हैं। ये राजस्व कमाई का एक हिस्सा है। फीस से, जुर्माने से होने वाली जो भी कमाई होगी, सरकार किसी पर फीस लगाती है, जुर्माना लेती है, जो भी जुर्माना लेती है ट्रैफिक रूल से संबंधित जो भी है हमारे पास जो भी जुर्माना लेती है, इसकी कमाई भी किसके अंतर आता है, ये भी राजस्व का ही हिस्सा है। अगला है जो विदेशी सरकारों से प्राप्त नगद अनुदान है। याद रखना ये नगद अनुदान है, विदेशी सरकारों से लिया जाने वाला ऋण नहीं है।
यदि विदेश सरकारों से लिया जाने वाला ऋण होता तो ये कहाँ आता, हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता। ये विदेशी सरकारों से मिलने वाला अनुदान है, ग्रांट है, तो ये भी किसका हिस्सा है, राजस्व, गैर कर राजस्व, और ये भी शामिल है किसमें, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, और ये है राजस्व बजट का हिस्सा। तो ये भी बिल्कुल एकदम कथन तीनों के तीनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो पहला कथन कह रहा है इसका, जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयर को बेचती है तो उसे विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। कथन दूसरा कह रहा है कि विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग हमेशा केवल राजस्व व्यय के अंतर्गत किया गया जाता है। ठीक। अगला कथन कह रही है कि विनिवेश सरकार की पूंजीगत संपत्ति को कम करती है। अगला, ठीक है, तो अपने आप से तो देखना ही है। तो पहले कथन का पोस्टमार्टम करता हूं मैं, कि कह रहे हैं कि जब सरकार की सार्वजनिक जो क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, ठीक, जितने भी सरकार की जो कंपनियां होती हैं, खुद की कंपनियां, उन पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, सभी हिस्सेदारी सरकार की होती है। जब इन कंपनियों की हिस्सेदारी सरकार बाजार में बेच देती है, मार्केट में बेच देती है, तो इन जो कंपनियों की हिस्सेदारी सरकार की अब कम होगी। वही हिस्सेदारी से जो सरकार ने बेची है मार्केट में, उससे प्राप्त जो भी रुपये होगा वो क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त पैसा। और इन पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग हमेशा केवल राजस्व व्यय के लिए किया जाएगा। बिल्कुल गलत। भाई यार, कहाँ लिखा है कि हम केवल राजस्व व्यय के लिए करेंगे? कहीं भी कर सकते हैं, कैपिटल पूंजी निर्माण में भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत, कथन नंबर दूसरा गलत। तीसरा कथन कह रही है कि विनिवेश सरकार की पूंजीगत संपत्ति को कम करती है। बात सही है। जब भी सरकार कोई कंपनी बनाया होगा या कुछ भी चीज बनाया होगा तो सरकार की संपत्ति हुआ, और इस संपत्ति के हिस्से को यदि सरकार बेच देती है तो सरकार की क्या पूंजी में कमी आएगी। और ये बिल्कुल सही है ये कथन भी। तो कथन तीसरा भी बिल्कुल सही। तो 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। तो डिसइन्वेस्ट का मतलब समझ गए हो। और डिसइन्वेस्टमेंट जब भी सरकार करती है तो उसकी पूंजीगत संपत्ति क्या होती है, कम होती है, याद रखना है। अंतिम प्रश्न है फिस्कल डेफिसिट से संबंधित, प्रश्न संख्या 10, राजकोषीय घाटे से संबंधित। तो पहला कथन है राजकोषीय घाटे से संबंधित कि राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से अधिक हो गया है। दूसरा कथन कह रही है कि जो राजकोषीय घाटे की पूर्ति मुख्यतः सरकार उधारी द्वारा करती है। तीसरा कथन कह रहा है कि जो राजकोषीय घाटे में केवल राजस्व व्यय शामिल है, पूंजीगत व्यय शामिल नहीं है। तो मैं एक बार राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट को समझाने की कोशिश करता हूं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजकोषीय घाटा है क्या? पहली बात तो किसी भी सरकार को 2 तरह से रुपये प्राप्त होता है, एक राजस्व प्राप्तियों से संबंधित, एक पूंजी प्राप्तियों से संबंधित। ये दोनों प्राप्तियां ही राजस्व की, सरकार की कुल प्राप्तियां होती हैं। और 2 खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे राजस्व घाटा हो, और या पूंजी व्यय हो, पूंजी व्यय, इन दोनों से राज्य क्या करता है, सरकार क्या करती है, खर्चा करती है। मान लिया जाए इन दोनों से प्राप्त रुपया जो कुल आय है भारत सरकार की वो 100 रुपये है, और इन दोनों से जो खर्चा हो रहा है वो मान लिया जाए खर्चा कितने रुपए है, 150 रुपये। याद रखना है, कमाई है भारत सरकार की या किसी भी सरकार की 100 रुपये, और जबकि इसका जो व्यय है, जो खर्चा है वो 150 रुपये है। तो यही खर्चे और व्यय के बीच का ये जो अंतर है यही है राजकोषीय घाटा। याद रखना है, यही कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो बात सही है पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है कि जो ये 50 रुपए का राजकोषीय घाटा हो रहा है ये सरकार उधार लेकर पूरा करती है,
ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि जो ये राजकोषीय घाटा है, जो इसमें केवल व्यय है वो राजस्व व्यय है और जो पूंजीगत व्यय शामिल नहीं होता है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही।